हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स एंड न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे लेसन को और ये देखते हैं कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है और इनका केमिस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो चलिए जो सबसे पहला टर्म मैं ले रही हूँ वो है आपका साइंटिफिक नोटेशन। सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और इसका केमिस्ट्री में क्या यूज है। ओके, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका केमिस्ट्री में क्या यूज है और कैसे इसे यूज किया जाता है। ओके, चलिए, तो ये क्या है इसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन करना होगा और वो बेसिक डिस्कशन कुछ इस तरह से देखिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आप 6000 लिखिए, जस्ट नॉर्मल मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप अपने कॉपी पे मेंशन कीजिए 6000 नंबर्स के फॉर्म में आपको लिखने के लिए मैं कह रही हूँ, तो आप कैसे लिखोगे? आप जस्ट ऐसे मुझे मेंशन करके दिखा दोगे या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी करेंगे, कुछ उसको इस फॉर्म में मेंशन करके दिखाएंगे, है ना। ये जितने भी जीरोस होते हैं, यहाँ पर जितने भी नंबर्स में जीरोस हैं आप उनको 10 की पावर में भी शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 है तो आप इसको 10 की पावर में भी शो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं ये चीजें मैं आपको बताऊंगी, इसके रूल्स बताऊंगी कि पावर्स में यहाँ पे क्यों आता है, कैसे आता है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल जो मैं बेसिक बात बताना चाहती हूँ वो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि आप लोग अपनी कॉपी पे 6000 लिखिए, तो कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे और कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे, है ना। चलिए, ये तो बात 1000 की है, यहाँ पे सिर्फ 3 जीरोस हैं तो आपने ऐसे लिख दिया। अगर मैं आपसे बोलूं कि 6 करोड़ लिखिए तो आपको और भी ज्यादा जीरोस लगाने पड़ेंगे, या फिर मैं उससे भी बड़े नंबर आपको बोलने को लिखने के लिए बोलूं तो आपको और भी ज्यादा जीरोस लगाने पड़ेंगे, है ना। तो कुछ इस तरह से आपको नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो होता क्या है कि केमिस्ट्री में क्या होता है, हमें बहुत बड़े बड़े नंबर से डील्स करना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े नंबर से डील करना पड़ता है। क्यों डील करना पड़ता है? क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम लोग केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, तो वहां पे हमें बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में इतने करोड्स में मॉलिक्यूल्स हैं, इतनी ज्यादा करोड्स में यहाँ पे एटम्स हैं, इस तरह से बताया जाता है। तो वहां पे क्या होता है केमिस्ट्री में जब इस तरह से बड़े बड़े नंबर्स हमें लिखने के लिए बोले जाते हैं तो उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है ना। अगर हम कॉपी में ऐसे करोड्स में नंबर लिखेंगे तो क्या होगा, हमारी कॉपीज में पूरी जगह 0000 ही दिखाई पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स से केमिस्ट्री में डील करना पड़ता है, तो उससे प्रॉब्लम होती है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। केमिस्ट्री लैब में हम कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे बड़े बड़े नंबर्स लिखना पड़ जाए तो वहां भी प्रॉब्लम्स होती है। तो हुआ क्या, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया क्या गया कि ये जो नंबर को मेंशन करने का तरीका है केमिस्ट्री में, या सिर्फ केमिस्ट्री में ही नहीं बल्कि साइंस में, मैथ्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हर जगह पे ये जो बड़े बड़े नंबर है ना उनको मेंशन करने के लिए एक तरीका बनाया गया। वो तरीका ये बनाया गया कि जब भी आपसे कोई नंबर मेंशन करने के लिए कहा जाए, लाइक मैंने यहाँ पे आपसे 6000 मेंशन करने के लिए कहा था, तो आप इसे इस फॉर्म में ना लिख करके ऐसे लिख दीजिए। जो जीरोस है ना, जितने भी जीरोस हैं उनको वैसे डायरेक्ट ना लिख करके पावर में लिख दीजिए, 10 की पावर में लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता कि इस पे आपके बहुत ढेर सारे जीरो होते, आप मान लीजिए कि चलिए अप्रोक्सीमेटली 23 जीरोस है, यहाँ पे 23 जीरोस है, ऐसा कोई नंबर आपको दिया गया, तो आप इस फॉर्म में ना लिख करके आप ऐसे लिख दीजिए 10 to the power 23। ठीक है, ऐसा तरीका बनाया गया। साइंस में, मैथ्स में ऐसा तरीका बनाया गया। ऐसा इसलिए बनाया गया क्योंकि हम किसी नंबर को क्या करें, इजिली रिप्रेजेंट कर सके, उसके लिए ये तरीका बनाया गया। तो ये जो तरीका बनाया गया है ना नंबर्स को मेंशन करने का, पावर्स में लिखना, जीरो को पावर्स में जो ये दिखाने का तरीका है, और ये जो जीरोस हैं इनको पावर्स में ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसे ही हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि किसी भी जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं उनको n into 10 to the power n के फॉर्म में शो करना। ठीक है, क्या होता है साइंटिफिक नोटेशन, आप लोग समझ पाए?
साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि ये जो बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं ना, उनको ये ढेर सारे 0 0 0 0 0 0 इस फॉर्म में ना दिखा करके आप n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में शो करिए, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, पहली बात तो आप लोग ये समझ चुके होंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। दूसरी बात जो मैंने बेसिक बातें बताई, उससे आप ये भी समझ चुके होंगे कि साइंटिफिक नोटेशन की नीड क्यों थी। नीड इसलिए है क्योंकि हमें केमिस्ट्री में क्या करना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े नंबर से डील करना पड़ता है, और अगर हम लोग इतने बड़े बड़े नंबर्स कॉपी में लिख करके कैलकुलेशन करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम ना हो, चीजें हमारे लिए इजी हो, इसलिए इसे बनाया गया था। ठीक है, चलिए ये सब तो आप बात समझ गए कि ये क्या है, क्यों यूज होता है, ये सब आप बात समझ गए। अब इसको यूज करने के रूल्स क्या है, ट्रिक क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहली चीज तो मैं इसे ही आपको एक्सप्लेन कर दूं कि n इंटू 10 टू द पावर n का मतलब क्या है। ये जो कैपिटल N है ये आपके क्या करेगा, 1 to 10 डिजिट्स को शो करता है ये। और ये जो पावर में स्मॉल n आपको दिख रहा है ना, ये एक्सपोनेंट है, ये भी नंबर ही है, बस यहाँ पे साइन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। दिस मीन्स कि कभी आपको 10 टू द पावर +6 अगर देखने को मिल सकता है, तो कभी आपको 10 टू द पावर -6 भी देखने को मिल सकता है। कब प्लस होगा कब माइनस होगा मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल अभी मैं जस्ट आपको यहाँ पर ये सारे इन सारी चीजों के बारे में बता रही हूँ कि इसका मतलब क्या है। खैर यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस कर लिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसका केमिस्ट्री में क्या यूज है। आ जाते हैं इसके आगे की बातों में, यानी कि इसके रूल्स को देख लेते हैं कि इसको इस तरह से अगर हमें किसी नंबर को मेंशन करना हो तो उसका रूल क्या होगा, कैसे मेंशन करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं ये वाला एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है और मुझे इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करूंगी इस चीज को अब आप लोग ध्यान से समझिए। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नंबर यहाँ पर लिखा है उसको आप लिख लीजिए। देन उसके बाद आप इनटू लिखिए, एन की जगह वही जैसा कि मैंने आपको बोला कि 1 to 10 कुछ भी हो सकता है, तो जो यहाँ पे था मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया, यहाँ 6 था मैंने 6 मेंशन कर लिया। देन अब आता है 10। अब 10 के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं पावर पे स्मॉल एन, जो भी कुछ भी एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे हमें ये पावर में क्या लिखना है ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितने जीरोस हैं। ठीक है, कितने जीरोस हैं हमें ये देखना पड़ेगा। तो कितने जीरोस हैं इस चीज को देखने के लिए ऐसे डायरेक्ट मत देखिए, मैं उसके लिए एक रूल बता देती हूँ किस तरह से देखिए। सबसे पहले आप क्या करिए, डेसिमल पॉइंट लगा लीजिए। डेसिमल पॉइंट लगा लीजिए, जैसे ये नंबर लिखा है, अगर हम यहाँ पर ये चेक करें कि इसमें डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है, तो अगर कहीं जब इस तरह के नंबर हो जहाँ पे कहीं डेसिमल पॉइंट आपको नहीं दिखाई पड़ा है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पर ही होगा, है ना, लास्ट में ही होगा। तो पहले आप डेसिमल पॉइंट लगा लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए, इस डेसिमल पॉइंट को जस्ट अपने मेन डिजिट के एडजेसेंट पर ले जाइए। क्या करिए, इसके बिल्कुल एडजेसेंट पर ले जाइए। जैसे मुझे इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर 6 के एडजेसेंट पर लाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने स्टेप्स आगे बढ़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे टोटल 6 जीरोस है। 6 जीरोस क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर लाने के लिए 6 के एडजेसेंट पर लाने के लिए मुझे कितने स्टेप्स चलना पड़ा, टोटल 6 स्टेप्स चलना पड़ा। तो जितने स्टेप्स चलना पड़े उसी नंबर को आप यहाँ पर पावर पे मेंशन कर दीजिए। ओके, पहली चीज ये है। अभी मैंने आपको बोला कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कब ये पॉजिटिव होगा कब ये नेगेटिव होगा इस चीज को भी समझ लीजिए। जब भी आप क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। जब भी क्या करते हैं, ऐसे बचपन में ट्रिक बताया जाता है, मैं यहाँ पर भी आपको बता रही हूँ, आपके लिए बहुत इजी होगा इस तरह से समझना कि जब भी आपको क्या करना है, डेसिमल पॉइंट आप लेफ्ट साइड पे ले जा रहे हो, जब भी आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे ले जा रहे हो, उस केस में 10 की पावर पे जो आपको वैल्यू लिखनी है वो किस फॉर्म में लिखनी है, पॉजिटिव के फॉर्म में। देखिए यहाँ पे मैंने ट्रिक मेंशन भी कर दिया कि जब आप डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर ले जा रहे हो
तो यहाँ पे n के पावर पे जो भी वैल्यू आएगी वो आपको पॉजिटिव में लिखनी है। ओके, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में। अब नेगेटिव कब होगा ये आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब जैसे इसे हमें इस फॉर्म में मेंशन करना है, साइंटिफिक नोटेशन इसका लिखना है, तो हमें कैसे लिखना है, कैसे मेंशन करना है, इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी ये मेन नंबर हमें दिखाई पड़ रहा है फ्रॉम 1 to 10 उसे लिख लेना है कैपिटल N की जगह पर। मैंने यहाँ पर 7 मेंशन कर लिया है। अब हम यहाँ पे अपना मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा रहे हैं। देन उसके बाद देखिए अब 10 के पावर पर यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, इस चीज को समझिएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि डेसिमल पॉइंट कहाँ पर है ना, और उस डेसिमल पॉइंट को मुझे ले जाना पड़ेगा हमारे मेन नंबर के जस्ट एडजेसेंट पे। और डेसिमल पॉइंट को मेन नंबर के एडजेसेंट पर ले जाने के लिए हमें जितने स्टेप्स मूव करना पड़ेगा उसी नंबर को हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो देखिए हमें कितने स्टेप मूव करना पड़ रहा है, देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 नंबर्स में हमें मतलब 6 टाइम्स मूव करना पड़ रहा है ना, 6 स्टेप्स हमें चलना पड़ रहा है। तो अभी हम क्या मेंशन करें यहाँ पे 10 to the power 6। अब देखिए ये प्लस होगा कि माइनस, ये आपको कैसे डिसाइड करना है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आप अपने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे लेके जा रहे हो तो उस केस में आप यहाँ पे पॉजिटिव में लिखिए, और जब आप अपने डेसिमल पॉइंट को राइट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, इधर से आप राइट साइड पर जा रहे हो, ये देखिए राइट साइड पे हम जा रहे हैं ना, यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पर आए थे, तो जब आप राइट साइड पे जा रहे हो तो आप इसको माइनस में लिखिए। तो ये तरीका होता है साइंटिफिक नोटेशन को मेंशन करने का। ओके, तो अभी तक मैं ये होप करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, इसकी हमें केमिस्ट्री में नीड क्यों है, क्यों हम इसे केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, और साइंटिफिक नोटेशन में अगर हमें किसी नंबर को मेंशन करके शो करना है तो कैसे करेंगे, किस ट्रिक को फॉलो करेंगे, आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। आप लोग ये वाली ट्रिक बिल्कुल से याद कर लीजिए कि जब भी आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पर अपने डेसिमल पॉइंट को ले जाएंगे तो आप पॉजिटिव में लिखेंगे, जब भी आप अपने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर ले जाएंगे तो आप एक्सपोनेंट को नेगेटिव में लिखेंगे। इतनी बातें क्लियर? चलिए अब इसके आगे की बातें करते हैं। अब इसके आगे की बातें ये है कि मेंशन करने का तरीका तो हमने सीख लिया। अब अगर हमें इस तरह के साइंटिफिक नोटेशंस का ऑपरेशन करना हो, तब ऑपरेशन करने का मतलब कि हमें एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो या डिवीजन करना हो, तब हम क्या रूल फॉलो करेंगे। तो अब उस चीज को हमें देखना है। तो पहले हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, हो सकता है शाइन कर रहा हो, दिख ना रहा हो, तो यहाँ पे मैंने बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मैं आपको बताऊंगी कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त क्या रूल फॉलो करना है और डिवीजन करते वक्त क्या रूल फॉलो करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ध्यान से देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले ये जो नंबर्स है, ये जो आपके ये वाले जो नंबर्स है ना, कैपिटल एन वाले नंबर, इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली। जैसे यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 6 5 30, जस्ट आप इसको ऐसे नॉर्मली आप बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देन ये आप इसको मेंशन करिए मल्टीप्लिकेशन के साइन को। देन आप पावर 10 to the पावर में जो भी वैल्यूज है उनको ऐड कर लीजिए। क्या करना है, पावर्स में जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी एक्सपोनेंट है, स्मॉल एन है, उनको आपको क्या करना है, जब आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो उस केस में आपको ऐड कर लेना है। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 5 है ना, तो यहाँ पे रखिए 10 to the पावर 5 प्लस यहाँ पे क्या है 10 to the पावर 8, तो यहाँ पे मैंने रख दिया प्लस 8। पावर्स को ऐड करना होता है। जब भी हम लोग दो साइंटिफिक नोटेशन का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस केस में हमें ये जो मेन नंबर्स होते हैं कैपिटल एन वाले नंबर्स, उनको मल्टीप्लाई करना होता है, और जो पावर्स होती है ना, पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, एक्सपोनेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट को आपस में ऐड कर रहे हैं।
चलिए अब ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 30 तो है ही, इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, 8 + 5 इज इक्वल टू 13। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13। चलिए तो हमें आंसर क्या मिला है, 30 इंटू 10 टू द पावर 13। अब अगर हमें ऐसा करना हो कि ये जो 30 लिखा है अगर हम इसे 3 लिखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो 3 लिखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा। उस केस में हमें इस 0 को यहाँ से मान लीजिए हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ वाली ट्रिक यूज करके हटा सकते हैं। अब तो हम लोग समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है। चलिए इस ट्रिक को यहाँ पर लगाते हैं और इजिली करते हैं। हमने यहाँ पे 3 लिख लिया इंटू 10 टू द पावर। बताइए मैं इस 0 को यहाँ से हटाना चाह रही हूँ, तो अब मुझे यहाँ पे पावर में क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, इस चीज को समझिएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें अपना डेसिमल लगाना है। अब जैसे ये 30 लिखा है तो यहाँ पे ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे डेसिमल इसमें यहीं पर होगा, है ना, डेसिमल पॉइंट हमारा यहीं पर होगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया, इसे मेंशन कर लिया। तो अब मैं इस डेसिमल, अब इसे 30 से 3 के फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे इस डेसिमल पॉइंट को 1 स्टेप इधर लाना होगा। और जब मैं अपने डेसिमल पॉइंट को 1 स्टेप इधर लाई हूँ तो मैं किधर गई हूँ, लेफ्ट साइड पर गई हूँ। देखिए मैं लेफ्ट साइड पर गई हूँ, और जब लेफ्ट साइड पर हम जाते हैं तो वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव वे इंक्रीज होती है। जैसे 1 स्टेप गई हूँ तो 1 0 इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे 6 स्टेप्स गई थी तो यहाँ पे मैंने 10 टू द पावर 6 लिख दिया था। अब जब मैं यहाँ पे 1 स्टेप्स इधर लेफ्ट साइड पे जा रही हूँ तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 इसमें और ऐड हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 13 से क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 14 हो जाएगा। सिंपल है ना, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए मल्टीप्लीकेशन टफ नहीं है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। जस्ट आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना है और पावर्स को ऐड कर देना है, सिंपल। अब मैं इसको और स्मॉलर फॉर्म में लिखना चाह रही थी, 30 से 3 में लिखना चाह रही थी, तो जस्ट मैंने क्या किया, जस्ट मैंने 1 डेसिमल पॉइंट जो यहाँ पे था, जो ये डेसिमल पॉइंट था, उसको जस्ट 1 स्टेप में आगे मूव करी हूँ। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, 13 से 14 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप 6 स्टेप चले थे तो 10 टू द पावर 6 हुआ था ना। तो अगर आप 30 को 3 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप 1 स्टेप इधर जा रहे हो। जब 1 स्टेप इधर जा रहे हो तो 10 टू द पावर 1 आपको मिल रहा है, तो वो 10 टू द पावर 1 जब 10 टू द पावर 13 में ऐड होगा तो 10 टू द पावर 13 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 टू द पावर 14 में, है ना। अभी तक ये चीज सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन आप लोग अपने कॉपी पे मेंशन कर लीजिए। अब मैं आ जाती हूँ डिवीजन के रूल में कि डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन के लिए हमें क्या रूल फॉलो करना होता है। चलिए तो डिवीजन भी बहुत सिंपल है, जैसे मल्टीप्लीकेशन है ना कि इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना होता है, उसी तरह से डिवीजन में भी ये जो कैपिटल एन वाले नंबर्स है ना, इनको डायरेक्टली आपको इनको डिवाइड करना होता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। ये आपका क्या हो जाएगा, 7 2 14, तो ये 2 हो गया इनटू। अब बारी है पावर्स की, पावर्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पावर्स को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो ये आपको जैसे लिखा है आप इसको पहले यहाँ पर लिख लीजिए, 10 टू द पावर -3, ठीक है, मैंने इसे एज इट इज मेंशन कर दिया। नाउ इस पे आते हैं हम लोग। तो ये आपका जो है 10 टू द पावर +4 है, तो ये +4 है। अब अगर ये क्या होगा, इस ऑब्लिक के ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। ये 10 टू द पावर जो +4 है ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4। इसे आप ऊपर ले जा रहे हो तो साइन चेंज होगा, +4 से ये -4 हो जाएगा। हो गया ये। चलिए अब इसके आगे की चीज क्या है, सिंपल है ना। आप मल्टीप्लीकेशन हो गया इसके, अब तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो गया जस्ट। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो पावर्स को ऐड कर दीजिए। ये आपका 10 टू द पावर -3 था, प्लस ये क्या है -4। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर, ये आपका -3 है। ये देखिए ये ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4। नाउ 2 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस।
दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। तो 4 + 3 = 7। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या साइन लगाऊं, तो साइन यहाँ पे क्या लगाना है मुझे, इसके लिए ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर कौन सा है। जो नंबर बड़ा होगा हम उसी का साइन यूज करेंगे। तो 3 और 4 में बड़ा कौन सा है, 4 है, और 4 के पहले क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। तो 4 क्या है, नेगेटिवली चार्ज है ना, मतलब नेगेटिव साइन है ना वहां पे। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, माइनस लगाऊंगी, सिंपल। तो अभी आप लोगों को ये साइंटिफिक नोटेशन का डिवीजन कैसे करना है ये समझ में आ चुका होगा। क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है, बस आपको क्या करना है, पहले नॉर्मल डिवीजन करना है, उसके बाद आपको पावर्स ऐड करनी है बस। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में भी यही था, जो ये कैपिटल एन को शो कर रहा है ना, जो कैपिटल एन वाले नंबर्स हैं उनको आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना था, पावर्स को ऐड करना था, सिंपल। और रिप्रेजेंट कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है आप लोग समझ ही गए। चलिए अब जब इतनी सारी चीजें समझ गए हैं तो मैं आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी समझा देती हूँ। चलिए अब आ जाते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में। अच्छा, जब भी हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना होता है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारे पावर्स है ना, ये जो पावर्स लगे एक्सपोनेंट्स हैं, ये सेम होने चाहिए, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे ये 10⁻² है, ये 10⁻³ है, तो आप ऐसे नहीं ऐड कर सकते, ऐसे नहीं चलेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को 10⁻³ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे एक एडिशन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो जो रूल एडिशन का है वही रूल सब्सट्रैक्शन का है। जैसे कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का सेम रूल था, क्या था कि जस्ट नॉर्मल डिवीजन, जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, देन पावर्स को ऐड करना था, है ना। दोनों में ही तो पावर्स ऐड ही हो रहे थे, तो उनका रूल दोनों का सेम था। अब एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का भी रूल आपस में सेम है, दोनों का रूल सेम है। आपको एडिशन करने के लिए दिया जाए एग्जाम में तब भी आप उसी रूल को फॉलो करोगे, सब्सट्रैक्शन दिया जाए तब भी उसी रूल को फॉलो करोगे। तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के टाइम पर आपको क्या रूल फॉलो करना है मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एडिशन का एग्जाम्पल ले रही हूँ। ये हमारे 2 साइंटिफिक नोटेशंस दिए गए हैं और अब हमें इसमें एडिशन करके दिखाना है। तो क्या करना है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला काम, हमें दोनों की पावर्स को सेम करना पड़ेगा। देखिए एडिशन करते वक्त सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले पावर्स को सेम करते हैं, दोनों एक्सपोनेंट्स को सेम करते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैं इसे पहले 2 में कन्वर्ट कर लेती हूँ, सॉरी इसे 3 में कन्वर्ट कर लेती हूँ। क्या करना पड़ेगा, देखिए अगर हम इसको देखें, ये क्या है, 4 है, 4 का मतलब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट की वैल्यू इंक्रीज करनी है, 2 से 3 ले जाना है, तो 2 से 3 ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमारे डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव करना होता है। और हमें कितना नंबर इंक्रीज करना है, 1 नंबर इंक्रीज करना है। जस्ट 2 को 3 में कन्वर्ट करना है, तो हम हमारे डेसिमल पॉइंट को कितने स्टेप्स मूव कराएंगे लेफ्ट साइड पे, जस्ट 1 स्टेप। तो सबसे पहले ये आपका जो मैं यहाँ पे इसको साइड में अलग से बता रही हूँ, तो ये 4 है, तो 4 है तो अंडरस्टूड है कि हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 4.0, है ना। देखिए अब इसको मैं 1 स्टेप इधर मूव करा रही हूँ इस डेसिमल पॉइंट को, तो ये क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, है ना। अब ये 0.4 हो जाएगा, तो आप जब डेसिमल पॉइंट को 1 स्टेप मूव करा दोगे, ये 0.4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस केस में ये जो पावर है 10⁻² है, वो क्या हो जाएगी, 10⁻³ हो जाएगी। दिस मीन्स कि आप अब इसे इस तरह से लिख सकते हो, 0.4 × 10⁻³ ओके, ऐसे आप लिख सकते हो। आपने इसको इस तरह से मेंशन कर लिया है। अब इसे भी आप एज इट इज मेंशन करिए। देन इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, पावर्स आपने सेम कर ली, मीन्स आपने एक्सपोनेंट सेम कर लिया। एक्सपोनेंट सेम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपका कैलकुलेशन बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इसे आपको कॉमन ले लेना है। जस्ट आपने इसे 10⁻³ कॉमन ले लिया और इसे बिल्कुल वैसे ही ऐड कर दीजिए जैसे ऐड करने का मेथड होता है, सिंपल एडिशन। ये है ना आपका 0.4 है, ये वाला क्या है आपका 0.4 है, और ये क्या है, ये जस्ट नॉर्मल 4 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना। बस दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, हो गया ना 4.4 × 10⁻³। तो इस तरह से आप एडिशन कर रहे हो।
आपको सब्सट्रैक्शन करने के लिए कहा जाए, अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा दूं तब भी आपको सेम यही करना होगा। क्या करना होगा, पहले दोनों के पावर्स को सेम करना होगा, मतलब दोनों के एक्सपोनेंट को सेम करना होगा। दोनों के एक्सपोनेंट को आपने सेम कर दिया, फिर यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। अब उस पे भी यही करिए। 10 टू द पावर 3 आपको क्या है, 10 टू द पावर 3 आपको कॉमन ले लीजिए। इसके बाद ये जो भी बच रहा है आप उसको सिंपली आप क्या करिए, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सिंपली आप क्या करिए, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अच्छा मैं आपको सब्सट्रैक्शन का एक एग्जाम्पल करके बता देती हूँ। यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ इन सारे नंबर्स को। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ इस तरह से ले लिया। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से ले लिया। अब देखिए यहाँ पे तो पहले हमें क्या करना था, पावर्स को सेम करना था। पावर्स को सेम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला आपका 0.3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, पहले आपको पावर्स कॉमन ले लेना है, फिर 0.3 में से 5 को आपको माइनस करके यहाँ पर मेंशन कर देना है। कोई भी नंबर लीजिए। खैर यहाँ पे ये 0.3 छोटा है और ये 5 बड़ा है, तो यहाँ पे आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो जस्ट नॉर्मल आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, देन यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कहते हैं। सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है मीनिंगफुल नंबर। ऐसे नंबर्स जो हमारे लिए क्या हो, मीनिंगफुल हो, जो हमारे लिए काम के हो, जो इम्पोर्टेंट हो, जो किसी भी मेजरमेंट को, जैसे आपने कोई मेजरमेंट किया है तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को बता पाए, या फिर आपने कुछ वे किया है, कुछ भी आपने तौला या मापा है तो उसकी सही वैल्यू को बता पाए, उस तरह के नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिर सिग्निफिकेंट डिजिट्स या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, क्या है सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब कि ऐसे नंबर्स जो मीनिंगफुल हो, जो इम्पोर्टेंट हो, जो किसी चीज के एग्जैक्ट मेजरमेंट को बता सके, एग्जैक्ट वे को बता सके। ठीक है, चलिए आप ये तो समझ गए कि सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है मीनिंगफुल नंबर। अब हमें कितने नंबर, किसी दिए गए नंबर पे कितने नंबर्स मीनिंगफुल है, यानी कि कितने डिजिट्स मीनिंगफुल है, या फिर ये कह लें कि कितने फिगर्स हमारे लिए मीनिंगफुल है, इस चीज को हम लोग पता कैसे करेंगे? कैसे पता करेंगे कि अगर हमें ये नंबर दिया गया है, मान लीजिए ये वाला नंबर दिया गया है, तो इसमें से कितने डिजिट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कितने डिजिट नॉन इम्पोर्टेंट है, ये हम कैसे चेक करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह से मीनिंगफुल नंबर्स को चेक करने का, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करने का कुछ रूल होता है। तो उस रूल को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस रूल में टोटल 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स को जानने के बाद आप किसी भी दिए गए नंबर में इजीली सिग्निफिकेंट फिगर को फिगर आउट कर लोगे, पता कर लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फर्स्ट रूल बताती हूँ। फर्स्ट रूल में ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी नंबर में जितने भी नॉन जीरो, कोई भी, जैसे आपको मान लीजिए कोई नंबर दिया गया, ढेर सारा नंबर दिया गया, तो उसमें से जितने भी नंबर्स नॉन जीरो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, वो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आपके मीनिंगफुल होते हैं, वो आपके यूजफुल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमें 285 दिया गया, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ये जो 3 नंबर्स लिखे हैं ये सारे क्या है, ये सारे आपके नॉन जीरो है ना। ये जीरो तो है नहीं, सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं। तो ये सारे के सारे नंबर्स हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो इस पर्टिकुलर नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, है ना। इसमें एक भी जीरो नहीं है, सब नॉन जीरो है, 1 2 3। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। चलिए सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल ये कहता है जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। क्या है? जीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। इनके कहने का मतलब ये है कि किसी भी नॉन जीरो नंबर के पहले जितने भी जीरोस लिखे होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं, वो नॉन मीनिंगफुल होते हैं, नॉन मीनिंगफुल होते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, उनका यूज नहीं होता।
लाइक इस नंबर को देखिए, इस वाले नंबर को देखिए, यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, पहला नॉन जीरो नंबर है। इसके पहले अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, 2 जीरो है। तो ये दोनों जीरो क्या है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, ये इनसिग्निफिकेंट है। तो जब ये दोनों इनसिग्निफिकेंट हो गए, मीनिंगलेस हो गए, तो इसमें इस पर्टिकुलर नंबर में मीनिंगफुल फिगर कितना है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिर्फ 1, ओनली 3। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह से आप यहाँ पर भी बता सकते हैं कि जितने भी नॉन जीरो नंबर के पहले जो भी जीरो होता है वो हमारे लिए इनसिग्निफिकेंट होता है ना, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो जब ये वाला जीरो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, इसी तरह से यहाँ पे भी आप बता सकते हैं यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए ये हमारा नॉन जीरो नंबर है ना, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 5 है, तो इसके पहले ये सारे जीरो है, तो ये सारे जीरो तो इनसिग्निफिकेंट है ना। तो इसमें से इस पर्टिकुलर ये जो हमारा नंबर है, इसमें से कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने हमारे लिए मीनिंगफुल नंबर है, सिर्फ 2, 5 और 2। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगा, 2। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इनका कहना है कि कोई भी जीरो मतलब जीरो जब 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में होता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, वो यूजफुल होता है, वो मीनिंगफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 जीरोज है ना। तो ये जो आपके दोनों जीरोज हैं, ये क्या है, आपके दो आपके नॉन जीरो नंबर्स के बीच में। क्योंकि ये दोनों जीरो जो है, ये आपके 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। और जब ये सिग्निफिकेंट है तो अगर हमें यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना हो तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 1 2 3 4। क्योंकि ये जीरो भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में है, तो ये भी काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। किसी डेसिमल पॉइंट के बगल में जो नॉन जीरो नंबर होता है, उस नॉन जीरो नंबर के राइट साइड पे जितने भी जीरो होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। वो सारे जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये क्या है, ये डेसिमल पॉइंट है, तो इस डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो नॉन जीरो नंबर है, इस नॉन जीरो नंबर के बाद इसके बाद यानी कि इसके राइट साइड पर जितने भी जीरोस आएंगे वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, वो सब मीनिंगफुल होंगे, वो सब यूजफुल जीरोस होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे ये जीरो हमारे क्या है, सिग्निफिकेंट है। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करके बताना हो तो कितने हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 1 2 3। क्योंकि ये जीरो क्या है, ये भी सिग्निफिकेंट है ना, इसके राइट साइड पर है, सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पे 3 हो जाए। ओके, चलिए इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कोई नंबर एग्जैक्ट नंबर है, जैसे कहीं पर कोई एग्जैक्ट नंबर लिखा हुआ है, एग्जैक्ट फुल बता रहा है, लाइक दिस कि 690 लिखा है, या फिर कहीं पे आपका मान लीजिए 2 ml लिखा है, या आपको कहीं बता रहा है 20 मैंगोज है, ठीक है, 20 मैंगोज है आपके पास, या फिर आपके कहीं बता रहा है कि 690 मैंगोज है। इस तरह से कोई जो आपका होता नहीं है, जो आपका एक एग्जैक्ट नंबर होता है, तो जो इस तरह के एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं ना, इनमें अगर हमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना होता है तो वहां पे मैं आपको बता दूं कि उसमें सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होते हैं। यानी कि आप चाहें तो इसके आगे पॉइंट लगा करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोज लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, कोई भी मतलब आपका क्या है, यहाँ पे पहले समझिएगा मैं बताना क्या चाह रही हूँ। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ एग्जैक्ट नंबर, जैसे कोई चीज एग्जैक्ट बताया जा रहा है, जैसे मैं आपसे बता रही हूँ कि 20 मैंगोज, या फिर मैं आपसे बोल रही हूँ 20 गुआवास या 2 पपायास। तो ये सब क्या है, आप किसी चीज के बारे में एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बता रहे हो। अगर आप 20 मैंगोज बोल रहे हो तो वहां पे 20 मैंगोज ही होंगे, वहां पे 19.5 मैंगोज तो होंगे नहीं, है ना। वहां पे चीजें एग्जैक्ट रहेंगी। तो जब कोई ऐसा नंबर हो जो एक एग्जैक्ट चीज को बता रहा हो
तो उस केस में जो नंबर होता है ना, वहां पे अगर आपसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछा जाए तो वहां पे आप लोग बताइएगा कि वहां पे इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स है। मतलब उस केस में जो भी नंबर आपने हमें दिया है, हम उसके बाद डेसिमल लगा करके, डेसिमल पॉइंट लगा करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की बात हो गई, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हो गए कि अगर हमें कोई एग्जांपल दिया गया है और वहां पे हमें सिग्निफिकेंट नंबर्स को या सिग्निफिकेंट डिजिट्स को जस्ट हमें फिगर आउट करके बताना है कि इसमें कितने हैं, तो आप इस तरह से ये 5 रूल्स को फॉलो करके काउंट कर सकते हो कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के ऑपरेशन की, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर का हम लोग कैसे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करते हैं और कैसे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की। मैं आपको बता दूं कि एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का रूल सेम है। ठीक है, तो जो मैं एडिशन के लिए बताने वाली हूँ वही सब्सट्रैक्शन के लिए भी होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए गए हैं, या अब हमसे कहा जा रहा है कि इसको आप ऐड करिए और ऐड करके हमें एक फाइनल रिपोर्ट दीजिए, फाइनल आंसर दीजिए। तो आप फाइनल आंसर क्या दोगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से अगर हमें एडिशन करना हो इस तरह से और हमें एक फाइनल रिपोर्ट देनी हो तो हम कैसे देते हैं? पहले तो आप एडिशन कर लीजिए सिंपली। ये आपका क्या है, ये 3 हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट के बाद क्या है, ये देखिए 1 है यहाँ पे, और ये क्या है 1 + 1 यानी कि 2 + 0 यानी कि 2 पॉइंट है, 2 + 1 3 + 2 यानी कि 5, और फिर क्या हो जाएगा 1 + 1 2 2 2 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा 45.213 है ना। तो अगर अब हम यहाँ पे आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना है, फाइनल आंसर यहाँ पे रिपोर्ट करना है, तो आप 45.213 नहीं करेंगे। आप वहां पे फाइनल आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे? वहां पे आप फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे 40.52। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग 45.2 क्यों रिपोर्ट करेंगे, हम ये पूरा नंबर रिपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं ना, तो उस केस में जो हमें फाइनल आंसर रिपोर्ट करनी होती है, वहां पे हम डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ उतने ही नंबर्स लिखते हैं जो इन सारे नंबर्स में सबसे लीस्ट हो। जैसे कि इस चीज को आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। मतलब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 3 कंप्लीट नंबर्स हैं, और हमें ऐड करने के लिए दिया गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर है, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स है। ठीक है, तो हमें फाइनल आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे लीस्ट नंबर लिखना होता है। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे कम किस में है, यहाँ पर है ना। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 नंबर है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है। तो हमें फाइनल आंसर में सबसे लीस्ट लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट क्या है, 1 है ना। डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 नंबर है, तो हमें सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर लिखना है। मान लीजिए आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल दिया होता जहाँ पे यहाँ पे भी 0 लिख दिया होता और यहाँ पे 2 लिख दिया होता, और तब आपको फाइनल आंसर रिपोर्ट करना होता। तो उस केस में आप पता है क्या करते हैं? उस केस में आप पहले तो इसको चलिए ऐसे ऐड कर लेते, फिर उसके बाद आप उस केस में आप फाइनल आंसर रिपोर्ट करते 45.23 आप रिपोर्ट करते। क्यों? क्योंकि उस केस में डेसिमल पॉइंट के बाद सबसे लीस्ट नंबर 2 है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स के बाद 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे क्या है 3 नंबर्स है, यहाँ पे भी 3 नंबर्स है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद जिसमें सबसे कम नंबर हो उसको चेक करिए, और फाइनल आंसर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही नंबर लिख करके आंसर रिपोर्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर्स है, यहाँ पे 3 है, तो हमें फाइनल आंसर में 2 नंबर रखना पड़ेगा, 2 नंबर को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? अब चलिए हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की, कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन जब हम करते हैं तो उस केस में हमें फाइनल आंसर किस तरह से रिपोर्ट करना होता है, किस बात को ध्यान में रखना होता है। अब जैसे ये है, जैसे मैं आपको एक मल्टीप्लीकेशन का एग्जांपल बता रही हूँ, सेम जो रूल है वो आपके डिवीजन के लिए भी होगा।
तो ध्यान से समझिएगा, जैसे ये हमें जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना था तो मैंने कर लिया 2.5 इंटू 2, दिस मीन्स की 5.0। अब अगर मुझे इसका आंसर रिपोर्ट करना है, मतलब मुझे बताना है कि इस मल्टीप्लीकेशन में कितना आंसर आया है, तो मैं बताऊंगी कि आंसर आया है 5। मैं वहां पे ये नहीं बोलूंगी कि 5.0 आया, मैं वहां पे बोलूंगी कि आंसर मेरा 5 आया है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप 5 क्यों बोलोगे, तो 5 आप इसलिए बोलोगे कि होता क्या है कि जब इस तरह के मल्टीप्लीकेशन करके हमें फाइनल आंसर रिपोर्ट करना होता है ना, तो हम लोग वहां पे जिस भी नंबर्स के बीच मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसमें ना सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेते हैं। पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने काउंट किया तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे काउंट किया तो वहां पे 1 है। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लेते हैं। तो जो सबसे लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, जितनी संख्या में, जितने नंबर्स में आपके लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ना, उतने ही नंबर्स में हमें क्या करना पड़ता है, फाइनल आंसर को भी रिपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे लोवेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो इसीलिए हम लोग फाइनल आंसर भी सिर्फ 1 डिजिट का दे रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना कि पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ 2 लोवेस्ट डिजिट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे फाइनल आंसर के बाद 2 डिजिट थी लोवेस्ट, तो इसीलिए हम लोगों ने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स लिख करके फाइनल आंसर रिपोर्ट किया। तो यहाँ पे हम लोगों को डेसिमल पॉइंट के बाद लीस्ट नंबर्स चेक करने थे, मतलब लीस्ट डिजिट्स चेक करने थे। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करने होते हैं। तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो इसलिए हम लोग फाइनल आंसर जो है वो 1 डिजिट में रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई सिग्निफिकेंट फिगर की। अब हम लोग बात करते हैं राउंडिंग ऑफ की, कि जब भी हमें किसी नंबर को राउंडिंग ऑफ करना होता है तो हम किन बातों का ध्यान देते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि राउंडिंग ऑफ करने का मतलब क्या होता है, देन उसके हम लोग रूल की बात करेंगे। देखिए, जैसे आपको ये इसी को देख लीजिए, जैसे ये वैल्यू है, मतलब ये कोई वैल्यू है और यहाँ पे 5.67 लिखा है और आपसे कहा जा रहा है इसे आप राउंड ऑफ कर लो, मतलब डेसिमल के बाद 2 नंबर्स लिखे हैं ना, 2 डिजिट्स लिखे हैं ना, तो आप 2 डिजिट्स को 1 डिजिट में कन्वर्ट करके दो आंसर, आपसे ऐसा कहा जा रहा है। तो आपको 7 यहाँ से रिमूव करना है, 7 यहाँ से आपको हटाना है। तो आप क्या रूल फॉलो करोगे, ये जो सबसे लास्ट नंबर होता है, मतलब जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए हमें क्या रूल फॉलो करना होता है, उसी को बोलते हैं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करने का मतलब होता है लास्ट डिजिट को रिमूव करना। ठीक है, राउंड ऑफ करने का मतलब होता है कि डेसिमल पॉइंट्स के बाद जैसे बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, बहुत सारी डिजिट्स लिखी है, तो उसमें से सबसे लास्ट वाली डिजिट, जो सबसे राइट में जो डिजिट है, उसको रिमूव करना, वही कहलाता है राउंड ऑफ। तो अब राउंड ऑफ करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए, जैसे इस वाले एग्जांपल में क्या था, 5.67 था और हमसे कहा गया इसको राउंड ऑफ करिए। तो जब राउंड ऑफ करते हैं तो हम लोग ये चेक करते हैं कि जो सबसे राइट मोस्ट जो नंबर है उसको हम लोग ये चेक करते हैं कि वो 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। वो नंबर 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है, क्योंकि जब वो नंबर 5 से बड़ा होता है, 5 से ग्रेटर होता है, तो उस केस में हमें राउंड ऑफ करने के लिए 1 ऐड करना पड़ता है। जैसे इस एग्जांपल को समझिए, यहाँ पे ये जो राइट मोस्ट नंबर है वो 7 है, वो 5 से ग्रेटर है, तो इसको अगर हमें यहाँ से हटाना है, इसको हमें यहाँ से रिमूव करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 6 के साथ 1 ऐड करना पड़ेगा। तभी मैंने यहाँ पे 5.7 लिख दिया है, क्योंकि इस 6 के साथ उस केस में 1 ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखा था वो 5 से ग्रेटर था। जब आप सबसे लास्ट से 5 से ग्रेटर नंबर को रिमूव करते हो, तो उस केस में आपको इसके जस्ट एडजेसेंट पे प्रेजेंट वाले नंबर के साथ 1 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और सेकेंड रूल समझिए, ये तो क्या था कि अगर 5 से बड़ा डिजिट हो तब क्या करना। अगर यहाँ पे कोई 5 से छोटा डिजिट लिखा हो, तो लाइक यहाँ पे देखिए 4 लिखा है और अब हमें यहाँ पे 4 को हटाना है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में कोई दिक्कत नहीं होती, एज इट इज 5.6 लिख देते हैं। अगर देखिए समझ लीजिए, जब 5 से बड़ा नंबर होता है तो उसको हटाने के लिए हमें बगल में 1 ऐड करना पड़ता है, लेकिन जब 5 से छोटा नंबर होता है तो हमें बगल वाले नंबर को एज इट इज लिख देना होता है। तभी मैंने यहाँ पे 5.6 एज इट इज लिख दिया है, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई कि 5 से लेसर हो तो क्या करेंगे, 5 से ग्रेटर हो तो क्या करेंगे। अगर खुद 5 लिखा हो तब क्या करेंगे, तब कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो उसको भी समझ लीजिए। तो जब खुद 5 लिखा होता है ना,
मतलब सबसे लास्ट जो डिजिट होती है अगर वो 5 होती है ना, और उस केस में हमें राउंड ऑफ करना होता है, तो उस केस में फिर हम इस लास्ट वाले के एडजेसेंट वाले को देखते हैं कि वो क्या है। अगर इसके एडजेसेंट वाला आपका क्या है, कोई ऑड नंबर है, जैसे कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो कोई ऑड नंबर होता है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, इस 5 को हटाने के लिए, इस 5 को रिमूव करने के लिए ये जो ऑड वाला नंबर होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। तभी मैंने यहाँ पे 4.4 लिख दिया। इस 5 को मुझे हटाना था, राउंड ऑफ करके लिखना था इस तरह से, तो यहाँ पे मैंने +1 कर दिया, इस 3 पे 1 ऐड कर दिया, तभी ये 4.4 हो गया। अब इस केस में क्या है, जहाँ पे इस 5 के बगल वाला इवन होता है ना, तो उस केस में क्या करते, कुछ नहीं करते, एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे 4.6 आ रहा है, तो मैंने 4.6 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल और राउंड ऑफ के रूल फॉलो करने होते हैं। तो ये सारी चीजें भी जब हम लोग केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे काम आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको ये सारी चीजें बता दी। अब हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की हमें नीड कब होती है, कब हमें करना होता है डायमेंशनल एनालिसिस। जब भी क्या होता है कि हमसे किसी न्यूमेरिकल में या किसी मेजरमेंट के दौरान हमें ये कहा जाता है कि एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कीजिए, तो उस दौरान हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। अब डायमेंशनल एनालिसिस करते कैसे हैं, जब भी हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं ना, तो उस केस में हम लोग यूनिट को भी एज नंबर यूज करते हैं। जैसे नंबर्स नहीं होते, नंबर्स को हम लोग आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं, उसी तरह से डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग यूनिट को भी एज नंबर यूज कर सकते हैं, यूनिट को भी एज नंबर हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए, इस चीज को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि किसी न्यूमेरिकल में आपसे पूछ रहा है कि 3 सेंटीमीटर को आप 3 इंचेस को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो आप कैसे डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इजीली आप 3 सेंटीमीटर इंचेस को आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे आप। इसके लिए पहले हमें ये तो पहले से ही पता है कि 1 इंच इज इक्वल टू क्या होता है, 2.54 सेंटीमीटर। इतना तो आपको पहले से पता है, लेकिन अब इसके बाद का क्या है, इसके बाद का ये है कि इसके बाद का हम लोग इस तरह से सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। हम लोग लिख सकते हैं ना कि 3 इंचेस इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच इंटू 3 इंचेस, है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायमेंशनल एनालिसिस में हम लोग यूनिट को भी एज नंबर यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे नंबर्स को हम लोग कैंसिल आउट करते हैं ना, उसी तरह से हम लोग यूनिट्स को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इंच से इंच को कैंसिल आउट कर दें और 2.54 इंटू 3 कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए 2.54 सेंटीमीटर इंटू 3 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 7.62 सेंटीमीटर, है ना। बाकी इंच से इंच कैंसिल आउट ही हो गए। तो इस तरह से हम लोग करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है, जस्ट नॉर्मल से कैलकुलेशन ही है। बस यहाँ पे एक समझने वाली चीज ये थी कि इसकी जरूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इसमें हम लोग यूनिट को भी एज नंबर यूज कर रहे हैं, मतलब यूनिट को भी हम लोग यूनिट से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है ये। अब हम लोग बात करेंगे प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी की। तो प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी टर्म कब आता है, इस चीज को मैं आपको बताती हूँ। अब इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा कुछ जनरल लाइफ के एग्जांपल को समझना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, जैसे आप लोग ही है, जब आप लोग लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं या फिर मान लीजिए आप कोई मेजरमेंट कर रहे होते हैं, तो उस दौरान आप क्या करते हैं, उस दौरान आप यही करते हैं ना कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए या किसी भी मेजरमेंट को करने के लिए आप प्रैक्टिकल सिर्फ एक बार नहीं करते, आप क्या करते हैं, उसी प्रैक्टिकल को बार बार परफॉर्म करते हैं, कई राउंड्स करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप टाइट्रेशन ही कर रहे हैं, जब आप टाइट्रेशन करते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले आप फर्स्ट राउंड में आप टाइट्रेशन करते हैं, जो भी वैल्यू आती है पहले आप उसको मेंशन करते हैं, है ना। उसके बाद आप फिर से टाइट्रेशन करते हैं, उसके बाद फिर से जो वैल्यू आती है फिर आप उसको मेंशन करते हैं, फिर उसके बाद आप फिर से टाइट्रेशन करते हैं, फिर कोई वैल्यू आती है फिर आप उसको मेंशन करते हैं। तो वैसे आप बार बार अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते जाते हैं और हर बार आपको जो भी, हर राउंड में आपको जो भी वैल्यूज मिलती है आप उसको मेंशन करते रहते हैं, है ना। यही करते हैं आप लोग।
तो अब समझिए कि प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी है क्या। होता क्या है कि जब भी हम लोग कोई मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं या प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, तो उस दौरान हर राउंड में हमें जो ये आंसर्स मिलते हैं ना, हर राउंड में हमें ये जो वैल्यूज मिलती है ना, इस वैल्यूज को चेक करना, इस वैल्यूज को ये चेक करिए कि ये वैल्यू आपस में एक दूसरे से कितनी क्लोज है। ठीक है, ये वैल्यू एक दूसरे से आपस में कितनी क्लोज है, इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रिसिशन। बात समझ में आई? देखिए फिर से समझाते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया कि एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और हर राउंड का उसने आंसर इस तरह से मेंशन कर दिया। लेकिन एक दूसरा स्टूडेंट है, उसने भी अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया और हर राउंड के आंसर को उसने कुछ इस तरह से मेंशन कर लिया, उसने हर राउंड के आंसर को इस तरह से मेंशन कर लिया। तो अब दोनों स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल्स हैं उनको आप ध्यान से देखिए और समझिए। ये जो पहला वाला स्टूडेंट है, अगर हम लोग इसके आंसर्स को देखें कि इसके हर राउंड में जो वैल्यूज आई, अगर इसको देखें तो हम लोग क्या है, इसकी वैल्यूज जो है, ये सारी वैल्यूज एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज है ना। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पे क्या है, वैल्यूज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह की वैल्यूज जिसमें क्या होती है, हर राउंड में सेम क्लोज वैल्यू आती है, इस तरह की वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं प्रिसाइज वैल्यूज। प्रिसिशन का मतलब होता है कि सारी वैल्यूज, हर राउंड में आई हुई वैल्यूज एक दूसरे से कितनी क्लोज है। प्रिसिशन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज। ठीक है, क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज। अब इसके बाद ये तो बात हो गई प्रिसिशन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्यूरेसी की, कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी की अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग, हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे ये जो आंसर्स आते हैं ना, ये सारी वैल्यूज आते हैं, इनका हम लोग कुछ मीन निकालते हैं, है ना। इसका हम लोग कुछ मीन निकालते हैं। तो जो मीन निकलता है उसी को हम लोग फाइनल आंसर मान करके हमारे टीचर को बताते हैं। तो हमारे टीचर को क्या होता है कि उस जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने हमें करने के लिए दिया है, उसकी रियल वैल्यू उन्हें पहले से पता होती है, उसका फाइनल रिजल्ट हमें पहले से पता होता है। तो फाइनल रिजल्ट हमें उनको पहले से पता होता है। तो जिस स्टूडेंट की मीन वैल्यू जो उसने निकाली है, मीन वैल्यू टीचर के पास जो पहले से एग्जैक्ट आंसर लिखा है उससे मैच करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि इस बच्चे का आंसर एक्यूरेट है ना। और जिसका मैच नहीं करता उसे हम लोग बोलते हैं कि ये एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी क्या दिखाती है? एक्यूरेसी ये दिखाती है कि आपकी मीन वैल्यू आपके रियल वैल्यू से कितना मैच कर रही है। ओवरऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रिसिशन जो होता है वो हर राउंड में जो वैल्यूज आ रही है, एक्सपेरिमेंट के हर राउंड में जो वैल्यूज आती है वो एक दूसरे से कितनी क्लोज है इस चीज को बताती है, ये क्लोजनेस ऑफ वैल्यूज को बताती है। जबकि एक्यूरेसी आपके फाइनल आंसर से कितनी मैच, एक्यूरेसी जो है वो आपकी मीन वैल्यू रियल आंसर से कितनी मैच कर रही है, इस चीज को बताती है। ठीक है, इस चीज को आपको मैं और बेहतर समझा सकती हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी लगेगा इसके बाद। मान लीजिए कि दो स्टूडेंट्स है, एक है सीता, एक गीता। सीता क्या कर रही है, सीता और गीता को दोनों को हम लोगों ने लैब में भेजा है किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो सीता का राउंड 1 में कुछ आंसर 3.8 आता है और राउंड 2 में आंसर 4 आता है और मीन वैल्यू इसकी 3.9 आती है। और फिर गीता का भी ऐसे होता है, राउंड 1 में ये आंसर आता है, सेकेंड राउंड में ये आंसर आता है, मीन वैल्यू ये आती है। अब ये दोनों बच्चे आते हैं अपने टीचर के पास और वो उन्हें अपना राउंड, दोनों राउंड के जो भी वैल्यूज आए हैं वो और मीन वैल्यू दिखाते हैं। तो टीचर का कहना है कि जो सीता है, सीता ने जो वैल्यूज निकाली है, सीता की वैल्यूज को अगर हम लोग चेक करें तो उनका कहना है कि सीता ने जो वैल्यूज निकाली है ये प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज नहीं है होने का क्या मतलब है कि ये देखिए इन दोनों में वैल्यूज में ज्यादा क्लोजनेस नहीं है, बहुत ज्यादा पास नहीं है बिल्कुल। और जबकि अगर हम लोग गीता के केस में देखें तो गीता ने जो दोनों राउंड में आंसर्स निकाले हैं उसके दोनों आंसर्स क्या है, काफी ज्यादा मैच कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो गीता है उसने जो वैल्यूज निकाली है वो प्रिसाइज है, यानी कि उसकी दोनों राउंड की वैल्यूज काफी क्लोज है। जबकि सीता के केस में क्या है, दोनों राउंड की वैल्यूज क्लोज नहीं है, तो इसका आंसर प्रिसाइज नहीं है। और इसका जो उसने जो आंसर्स निकाले हैं, मतलब उसने जो हर राउंड में वैल्यूज निकाली है वो उसकी सही है। फिर बात एक्यूरेसी चेक करने की आई तो जो मैम थी, मतलब जो टीचर थी, उन्होंने ये बोला कि सीता का आंसर एक्यूरेट नहीं है।
क्योंकि मैम को पहले से पता था कि जो रिजल्ट उन्होंने दिया था, जो परफॉर्मेंस उन्होंने करने के लिए दिया था, उसका फाइनल रिजल्ट 4 आना चाहिए था। लेकिन सीता का फाइनल रिजल्ट जो था वो 3.9 आया था। 3.9 आया था। दिस मीन्स कि सीता ने जो फाइनल आंसर निकाला था वो उन मैम के आंसर से मैच नहीं कर रहा था। दिस मीन्स कि उसका आंसर एक्यूरेट नहीं था, उसमें कुछ एरर थे। वहीं अगर हम गीता की बात करें तो गीता ने जो आंसर निकाला था 4 था, और मैम के पास जो पहले से रियल रिजल्ट था वो भी 4 था। तो गीता का क्या था, गीता का जो फाइनल आंसर था वो आपके मैम के रिजल्ट से मैच कर गया, है ना। तो उसके गीता के रिजल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट है। तो दिस मीन्स कि ओवरऑल मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि हर राउंड में जो वैल्यूज आती है वो एक दूसरे के कितने क्लोज है, इस चीज को बताता है प्रिसिशन, और फाइनल आंसर रियल आंसर से कितना मैच कर रहा है उस चीज को बताती है एक्यूरेसी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।